आगे जाकर हम उसी रास्ते से दोबारा लौटे तो मैं मकान का महल्ले वकू पूरी तरह ज़हन नशीन कर चुका था। अव्वल खान ने वापसी पर अपने आदमी को सदर में उतार दिया, जहां से वो सहूलत से कोई सवारी लेकर नादरा के घर तक पहुंच सकता था। रास्ते में आइसक्रीम खाने के बाद हम घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। वीरा अपने कमरे में थी। सुल्तान शाह कालीन पर पड़ा टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था। वहां पहुंचकर अव्वल खान को एक गलती का एहसास हुआ कि नादरा के घर पर ड्राइवर के साथ सिर्फ नादरा की गाड़ी मौजूद थी, जो गैराज में बंद थी। उसे नादरा की इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था। मेरी जरूरत के लिए वहां एक गाड़ी की मौजूदगी जरूरत थी। बेहतर यह होगा कि जो गाड़ी नादरा के घर पर रहे सुबह भी वही मेरे इस्तेमाल में हो। मैं अपनी गाड़ी ले ही जाऊंगा ताकि इसकी मौजूदगी में शुरू से आखिर तक बाकायदगी बरकरार रहे। घर पर गाड़ी की जरूरत हुई तो तुम कोई आर्जी बंदोबस्त कर सकते हो। मैंने अव्वल खान को तजवीज़ पेश की और वो रजामंद हो गया। मैं गुसलखाना इस्तेमाल करने के लिए अपने कमरे में गया तो ड्रेसिंग टेबल पर बीम गन मौजूद थी। ब्लैक सी पर बीम गन के धमकी अमेज इस्तेमाल का तस्वुर करके मेरे होंठों पर एक खुदरू मुस्कुराहट फैल गई। वीरा ने सुल्तान शाह का मजीद तबसरों से बचने के लिए खामोशी से वो हथियार वापस रख दिया था। राजन और विक्रम की गिरफ्तारी के लिए हम सब शुरू ही से खासी तैयारियों और धूम धड़के की तवक्का कर रहे थे, लेकिन वो सब काम बहुत पुरस्कून अंदाज में खामोशी से होता नजर आ रहा था। मैं बिस्तर पर दराज होने के बाद भी इसी बारे में सोचता रहा। सब कुछ तय हो जाने के बावजूद मैं अंदर से कुछ मुतमईन नहीं था और इसी फितरी बेइत्मीनानी से मेरे ज़हन में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे, जिनसे छुटकारा पाना मेरे बस से बाहर था। वो रात मैंने खास से इस्तराब की हालत में गुजारी। गहरी नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। सर तोड़ कोशिशों के बाद गहरी गनूदगी की सी कैफियत तारी होती थी कि अचानक वो सैर टूट जाता था और मैं अक्सर सोने की कोशिश में मसरूफ हो जाता था। इस बेआरामी का एक फायदा यह हुआ कि मैं सुबह 6:30 बजे बिस्तर छोड़ चुका था। मैं तवील गुस्ल से फारिग होकर निकला तो गजाला का बिस्तर खाली था और बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। मैं अपनी तैयारियां मुकम्मल करके कमरे से बाहर निकला तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मुझे रुखसत करने के लिए सब ही बेदार हो चुके थे और नाश्ते की मेज के गिर्द मौजूद थे। यह खासा हकीर और फुसफुसा सा वाकया होगा, मगर हम लोग इसे बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे। अव्वल खान ने हंस कर कहा, तुम जाओगे, इनसे मिलोगे और इन्हें घेर लाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि सारी सनसनी और तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। अपनी बदकिस्मती से वो ऐसे मजबूत जाल में आप फंसे हैं कि इससे निजात की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकेगी। अगर वो इसी आसानी से हाथ आ गए तो इसका सेहरा बख्शिल के सर होगा। सुल्तान शाह ने कहा, इन्हें शाहबेला से निकालना एक मसला बन जाता। इस कदर कुछ तो खून होता कि ओसान खता हो जाती। वो भी एक दरियाफ्त है। अव्वल खान ने मानी खेस लहजा में कहा, इस बार यही काफी है कि दिल मुराद और उसका कला हमारी नजरों में आ गया। बंदरगाह के दहाने के करीब ऐसे खतरनाक अड्डे का कयाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोगों को जल्द ही कोई कदम उठाकर लोगों को दिल मुराद के शहर से आजाद करवाना होगा। इसे भी खामोशी से उठवा लो। मैं तो फोन पर इसे अगवा की धमकी दे ही चुका हूं। मैंने कहा, समाज दुश्मन अनासिर को खामोशी से उठाना और ठिकाने लगा देना एक खतरनाक तरीकाकार है। अव्वल खान ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं मजबूरी के आलम में यह रास्ता इख्तियार करता हूँ। पुरस्रार और मुश्तबा हालात में मारे जाने वाले लोगों का घनौना किरदार उन्हीं के साथ दफन हो जाता है। लोगों के सामने वो बेनकाब नहीं होते। इस वजह से उनकी मौत के बाद भी उनके असरात बाकी रहते हैं, बल्कि इनके जानशी इन खराबियों को एक मिशन की सूरत में आगे बढ़ाने लगते हैं और कामयाब रहते हैं। दिल मुराद की हद तक मैं तुम्हारी राय से मुत्तफिक हूँ। मैंने सारी लाते हुए कहा, ऐसे लोगों का असल चेहरा जरूर बेनकाब होना चाहिए। गफूर भट्टी खुशकिस्मत था कि खामोशी से मार डाला गया। नाश्ते के बाद मैं रवानगी के लिए तैयार था। इन चारों ने फ्लैट ही में मुझे अलविदा कह दिया। मैंने अपनी गाड़ी गैराज से निकाली। चंद सानियों तक इंजन रवा करने के बाद वहां से रवाना हो गया। इस वक्त शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का हजूम ज्यादा नहीं था। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। मेरे पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी वक्त था, लेकिन केमाड़ी पर इन तीनों की आमद का मुशाहिदा करने का वक्त निकल चुका था। मैं पूरे शहर से बहुत सुकून के साथ निकलता चला गया, लेकिन ली मार्केट के चौराहे पर एक दूसरे से जुड़ी हुई गाड़ियों के हजूम ने मेरा रास्ता रोक लिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरी गाड़ी रींग रींग कर आगे बढ़ती रही। घड़ी की सुइयां जूं जूं आगे बढ़ रही थीं। मेरे इस्तराब में इजाफा होता जा रहा था। आखिरकार मुझे रास्ता मिल ही गया। मैं रफ्तार तेज करके जब आदम खान रोड पर मुड़ा तो मेरी रिस्ट वॉच पूरे 8 बजा रही थी। मैं अपनी मुहिम के पहले मरहले में ताखीर का शिकार हो चुका था। मेरे पास रेशम बख्त के मकान का तवाफ करने और सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाने का वक्त नहीं रहा था। मैंने वहां पहुंचते ही अपनी गाड़ी उसके घर के करीब रोक कर लाक कर दी। गाड़ी से उतरने से पहले मैंने अपनी जेबें टटोल कर पिस्तौल और बीम गन की मौजूदगी का जायजा ले लिया था। रेशम बख्त के दरवाजे पर डोरबेल नुमा किसी चीज का वजूद नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी।
चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वही दरवाजा खुला और उसकी ओट में मुझे बख्शिल का खंबीर चेहरा नजर आया। मुझे देखते ही उसने दरवाजा खोलकर मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। अंदर आ जाओ। बख्शिल के चेहरे पर फैली हुई वीरानी देखकर मैं परेशान हो गया। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि किसी वजह से वो इन दोनों को लाने में कामयाब नहीं हो सका था। मैं धड़कते हुए दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ और फिर मेरी नजरें उन सपाट चेहरों पर जम गईं जो नादिया के बनवाए हुए खाकों के ऐन मुताबिक थी। नजरें चार होती मैंने मुस्कुराकर खैर सगाली का मुजाहरा किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया। वो मशीनी अंदाज में मुसलसल मुझे घूरे चाह रहे थे। वो एक मुख्तसर सा कमरा था जहां फर्श पर कालीन की बजाय रंगीन दरी डालकर काम चलाने की कोशिश की गई थी। इस दरी पर 6 कुर्सियां और इनके दरमियान एक मेज रखी हुई थी। हर किस्म के तकल्लुफ और ताइश से बेनियाज वो कमरा कराची के गरीब और मतवसत तबके की बोदोबाश की तर्जुमानी कर रहा था। ये अली शेर हैं? बख्शिल ने सरसराती हुई आवाज में उन्हें बताया। फिर मुझसे कहा, ये राजन और ये विक्रम हैं। वो दोनों सर्द मेहरी के साथ अपने हाथ कोद में समेटे बैठे रहे। पता नहीं वो अपने सर्द और सपाट रवैये से मुझे क्या तासुर देना चाह रहे थे। मैं इनसे हाथ मिलाए बगैर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पहली नजर में अंदाजा लगा लिया था कि तंग पेशानी और गोल आंखों वाला विक्रम अपने साथी से ज्यादा खतरनाक था। बख्शिल के चेहरे का रंग बदस्तूर उड़ा हुआ था और वह हर आसान नजरों से बारी बारी एक एक का चेहरा तक रहा था। उसकी बेचैनी से मुतरश्शिय था कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर हो चुकी है। तुम्हारा नाम अली शेर है? चंसानियों के आसाब शिकन खामोशी के बाद विक्रम ने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ कर सर्द लहजा में सवाल किया। इन दोनों के तेवर दोस्ताना थे, न विक्रम की आवाज में कोई मफाहमाना गर्मजोशी थी। मैंने पलक झपकने में फैसला किया कि इनसे निमटने के लिए मुझे इन्हीं जैसा रवैया इख्तियार करना होगा। मैंने किसी तंज के बगैर विक्रम की तरह सपाट लहजे में कहा, बख्शिल ने शायद तुमको मेरा यही नाम बताया था। इसका मतलब है कि अली शेर के अलावा भी तुम्हारे दूसरे नाम है? यह बिल्कुल बेवजह सवाल है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ अली शेर हूं। मैंने जवाब देते हुए कन नखियों से बख्शिल की तरफ देखा तो गुफ्तगू के इस मुखासमाना आगाज पर उसका चेहरा धुआं हो रहा था और वो बार बार बेचैनी से अपनी कुर्सी में पहलू बदल रहा था। तुम किसके लिए काम करते हो? किसके आदमी हो? विक्रम ने अगला सवाल किया। मैं गहरा सांस लेकर अपनी कुर्सी की पुश्तगाह से टिकाया और बेजारी के अंदाज में लम्हा भर के लिए आंखें मूंद कर दोबारा खोलती। विक्रम के 2 ही सवालों ने मेरे लिए सूरत हाल बड़ी हद तक वाजे करती थी। मैंने बख्शिल को यह तो समझा दिया था कि उसे राजन और विक्रम से मेरा तारुफ इनके काम के आदमी के तौर पर करवाना है। बाद में हमने इस मुलाकात के लिए एक फर्जी नाम भी तय कर लिया था, लेकिन दूसरी जुज़वियात को मैंने नजरअंदाज कर दिया था। वो दोनों पेशावर और शातिर सीक्रेट एजेंट थे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो रास्ते भर बख्शिल से मेरे बारे में कुरेद कर मालूमात हासिल करते रहे थे। इस बारे में बख्शिल को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, इसलिए वो बेतकान अपनी मर्जी के जवाबात देता चला गया। इसे सब कुछ उगलवाने के बाद शायद इन दोनों ने अपने तेवर बदल लिए और बख्शिल को हुक्म दिया कि मेरे आने पर वो किसी बात में दखल न दे। इसे अलग करके वो दोनों अपने तौर पर मुझसे इन बातों की तस्दीक करवाना चाहते थे जो बख्शिल ने मेरे बारे में इनसे कही थी। बख्शिल इसी बात से आवाज भागता था कि कहीं भी उन बातों का तजाद सामने आ गया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और रेशम बख्त के घर पर एक खूनरेज तसादुम का आगाज हो जाएगा। वो एक खतरनाक जाल था। वो दोनों किसी मकामी की मदद की शिद्दत से कहाँ थे, लेकिन दिल मुराद या बख्शिल पर अंधाधुंध एतमाद करके किसी दलदल में कूदने पर आमादा नहीं थे। मुझे अपने मकामी मुआवन के तौर पर कबूल करने से पहले वो हर तरह अपना इत्मीनान करना चाहते थे। मैं एक मरतबा उनके किसी सवाल का सीधा जवाब दे देता तो उनकी जिरा का सिलसिला शैतानी आंत की तरह दराज होता चला जाता और फिर मेरी और बख्शिल की कहानियों के तजादात सामने आ जाते। अगर वो पेशावर थे तो मैं भी एक पेशावर उजरती मुजरिम के रूप में उनसे मिला था। मैंने सवालों जवाब के इस सिलसिले को वहीं रोक देने का इरादा करके सख्त जवाबी रवैया अपनाने का फैसला कर लिया। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, किसी फन्ने खान की जिरा का जवाब देने नहीं। मैंने अपने तेवर बिगाड़ कर दुरुस्त आवाज में कहा, तुम्हें यह सब इससे पूछना चाहिए था जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। काम की बात करनी है तो करो, वरना मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये कहकर मैंने उखड़े हुए अंदाज में अपनी जगह छोड़ दी। इस सूरत पर बख्शिल भी बुखला कर खड़ा हो गया। इराक के दोनों एजेंट साकत मुजस्मों की तरह अपनी निशिस्तों में जमे मुझे घूरे जा रहे थे और फिर विक्रम के पतले पतले होंठों पर एक मोहम से सफाकाना मुस्कुराहट फैलती चली गई। विक्रम की तंग पेशानी के नीचे चमकती हुई गोल गोल आंखें इस वक्त किसी जहरीले सांप की आंखों की तरह नजर आ रही थी। वो इब्तिदा ही से पलकें झपकाए बगैर मुझे घूरे जा रहा था। इन आंखों में दुश्मन पर हावी आ जाने और इसे मशहूर कर लेने की आरजू अंगड़ाइयां ले रही थी। उसके होठों पर नमूदार होने वाली मुस्कुराहट में मुफावत या दोस्ती का कोई उनसर नहीं था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो मेरी बेबसी का मज़हक्का उड़ा रहा हो। बैठ जाओ। उसने दाहिना हाथ फिजा में लहरा कर ताकमाना लहजा में कहा, तुम इस कमरे में आ ही गए हो तो अब हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकोगे। हम अपना इत्मीनान किए बगैर तुम्हें एतमाद में नहीं ले सकते। उसका लहजा इस्तियाल अंगेज और तौहीन अमेज था। मेरा खून खौल उठा, मगर मैंने अपनी खोपड़ी पर काबू रखते हुए सख्ती से कहा, मैं जाना चाहूं तो तुम किसी कीमत पर मुझे नहीं रोक सकोगे। मैंने वो चैलेंज इसीलिए खड़े खड़े किया था
इन दोनों को नजरअंदाज करके दरवाजे की तरफ लौटने की हमाकत नहीं की थी। वो दोनों मोजी सांप थे, मेरे पलटते पुष्ट से कोई मोहलक वार कर सकते थे। राजन अपनी गोद में रखे हुए हाथ कदरे खोल दिए और मुझे उनके दरमियान एक स्याह रिवाल्वर नजर आ गया। इसका मतलब था कि वो दोनों मेरे इस्तकबाल की पूरी तैयारियां किए बैठे थे और बख्शिल इसी वजह से खौफजदा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी छत के नीचे मुझे जरा भी नुकसान पहुंचा तो मेरे साथियों की इंतकामी कार्रवाई से पाताल में भी नहीं बच सकेगा। हर जगह से और हर कीमत पर ढूंढ कर मार डाला जाएगा। मैं बख्शिल की ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाते हुए दिल ही दिल में उसकी पुख्तगी की दाद दे रहा था। बज़ाहिर बाजी उसके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही थी, मगर वो मोहर बल्लब था। वो जानता था कि उसने मेरी मदद या हमायत के लिए जरा भी जुबान खोली तो धीमे धीमे रुख बदलता हुआ वो खेल नहायत सुरात सकून आशाम मुकाबले में तब्दील हो जाएगा और फिर वहां ऐसा कुछ तो खून होगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। वो दोनों बहुत चालाक और चौकन्ने थे, मगर मैं इब्तदा ही में भाप चुका था कि या तो वो फितरी तौर पर फुर्तीले नहीं थे या अपनी खुद एतमादी के जोम में बेपरवाही का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने पलक झपकते में अपनी जेब में से बीम गन निकाल कर इन दोनों पर तान ली। मैंने वो कार्रवाई इतनी तेजी से की कि राजन को अपनी गोद में मौजूद रिवाल्वर सीधा करने का मौका नहीं मिल सका। वो दो हरीफों का असाब शिकन मामला था। इन्होंने मुझे रिवाल्वर की धमकी दी थी और खुद बीम गन के निशाने पर आ गए थे। बीम गन की अनोखी साख्त और मुख्तसिर बैरल के सिरे पर बने हुए नोजल ने उन्हें हैरान कर दिया था। इन दोनों ने इसरारी तौर पर अपने खाली हाथ ऊपर उठा लिए। इस वक्त मैंने देखा कि विक्रम भी गैर मुसल्ला नहीं था। इसकी गोद में पतले और खमदार फल वाला एक खंजर चमक रहा था। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैंने सर दौर सपाट लिहाजा में उन दोनों से कहा। यह तुम्हारी बदमाशी का मुंह तोड़ जवाब है। अब देख रहा हूं कि तुम मुझे किस तरह वापस जाने से रोकते हो। तुम्हारा हथियार बाज़ाहिर एक खिलौने की तरह बेजरा नजर आ रहा है। विक्रम ने नजरें हटाए बगैर कहा, मगर हमने तुम्हारी महारत और फुर्ती को दाद देने के लिए हाथ उठा देंगे। हमें ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत है जो बेखौफी और तनदही से हमारे लिए काम कर सके। वैसे इस खिलौने की बारीक से सुराख में से क्या चीज बरामद होती है, ये कोई अजूबा सा मालूम होता है। बात टलती देखकर मैंने बीम गन का राज पोशीदा रखने का फैसला करते हुए कहा, पोटाशियम साइनाइड जैसे सुरील असर जहर में बुझी हुई बारीक सुइयां एक सेकंड में 12 की रफ्तार से उड़ती हैं और हरीफ को बेचैन कर देती हैं। मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा। अब बात इसी सूरत में जारी रह सकती है कि बख्शिल तुम्हारी जामा तलाशी लेकर तुम्हें गैर मुसल्ला कर दे। ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूं। तुमने जरा सी भी जुम्बिश की तो मैं सुइयां फायर कर दूंगा। ये कहते हुए मैंने उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ सरकना शुरू कर दिया। ठहरो, मेरे तेवर भांप कर विक्रम ने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने बख्शिल को इशारा किया। खौफ और बेयकीनी से उसका चेहरा तारीक पड़ा हुआ था। पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। वो खामोशी से राजन की तरफ बढ़ गया। इस वक्त तक मुझे रहा कि इन दोनों एजेंटों की नीयत पर एतबार नहीं हो सका था। मुझे खदशा हो चला था कि वो अपने गिर्द फैलते हुए जाल की दहशतनाक ससराहट सुन चुके थे और इसे निकलने के लिए कोई भी चाल चल सकते थे, मगर मैं वो खतरा मोल लेने के लिए मजबूर था। मुझे सिर्फ इन दोनों को खत्म करना मकसूद होता तो मैं बीम गन की मदद से पल भर में इन्हें मौत की बेरहम वादियों में धकेल सकता था, लेकिन मेरा हदफ कुछ और था। मैं इनके जरिए इनके दूसरे साथियों का सुराग लगाने का इरादा रखता था। मेरे लिए इत्मीनान की बात यह थी कि इनके खाली हाथ उठे हुए थे और मेरी उंगली बीमगन के टैगर पर तैयार थी। अगर वो बख्शिल को तलाशी देने में जरा भी पसो पेश करते तो मैं इन्हें या इनमें से कम अज कम एक को इसी लम्हे मौत के घाट उतार सकता था। बख्शिल इस वक्त गैर मुतवक्का तब्दीलियां रुनमा होने की वजह से बहुत परेशान और बुखलाया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो एक पेशावर मुजरिम था। उसने दिल मुराद जैसे बैनुल-अक़वामी मुजरिम की निगरानी में तरबियत हासिल की थी। उसकी छठी हिस्स ऐसे मौक़े की नज़ाकतों से बाखबर थी। वह ऐसे जाविये से राजन के करीब पहुंचा कि उसे बख्शिल की ओट हासिल ना हो सकी। बख्शिल ने उसकी गोद में से भरा हुआ रिवाल्वर उठाकर अपनी जेब में डाला और अक्कम में जाकर उसके पूरे बदन को टटोलने लगा। वो दोनों बदस्तूर मेरी जद में रहे। मेरा यह अंदेशा बेबुनियाद साबित हुआ कि इन दोनों में से कोई बख्शिल की आड़ लेकर कोई मुजाहमत कर सकेगा। रिवाल्वर और खंजर के सिवा इनके पास से कोई तीसरा हथियार बरामद नहीं हुआ। इन दोनों ने बारी बारी खड़े होकर जामा तलाशी दी और इस दौरान में हाथ ऊंचे किए रहे। बख्शिल घूमकर मेरे करीब आ गया और कमजोर आवाज में बोला, अब दोनों खाली हैं, बैठ जाओ। मैंने भीमगन की नाल को जुम्बिश देखकर इन दोनों को हुक्म दिया। इनके साथ मैं खुद भी अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। इस मरतबा उन्होंने अपने हाथ गिरा लिए थे। हम गैर मुसल्ला हैं, अब अपनी नीडल गन जेब में रखो, विक्रम ने कहा। इस मौका पर अपनी बर्तरी के बेजाय इजहार से उलझन खड़ी हो सकती थी। मैंने भीमगन जेब में डाल ली और कहा, मैंने बख्शिल पर एतबार किया और तुम्हारे बारे में कोई छानबीन किए बगैर आंखें बंद करके यहाँ चला आया। तुमको भी इस पर एतबार करना चाहिए। तुम्हें मेरे नाम से नहीं, काम से गर्ज होनी चाहिए। हमारी और तुम्हारी पोजीशन में फर्क है, विक्रम ने धीरे से कहा। इसके होंठों से सफाकाना मुस्कुराहट मालूम हो चुकी थी। तुम अपनी जमीन पर हो, हम यहाँ अजनबी हैं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, क्योंकि हम बहुत मक्कार और बेरहम दुश्मन के मुकाबले पर मैदान में उतरे हैं। तुम्हारे एतमाद के लिए यह बात काफी होनी चाहिए कि तुम्हारी फरमाइश पर मैं अपनी निडल गन वापस रख चुका हूं और हम बराबरी की सतह पर बात कर रहे हैं।
यह दावा इस वक्त दुरुस्त है। हमारा तारुफ हुआ तो सूरत हाल ऐसी नहीं थी। फिर अब क्या इरादा है? न चाहते हुए भी मेरे लहजे में हल्की सी तलखी आ गई। मुफाहमत हो चुकी है। तुम हमें ठिकाना फराम करोगे और हमारे साथ काम करोगे। मुआवजा इसका क्या बनेगा? मैंने पूछा। मैं पहले ही जायजा ले चुका था कि इन दोनों के आसपास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिस पर रकम से भरे हुए थैले का गुमान होता। काम हो जाए तो तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा मिलेगा, विक्रम ने बेपरवाही से कहा। मैं पेशगी के बगैर काम करने का आदी नहीं हूं, मैंने रुखाई से जवाब दिया। विक्रम ने अपनी जेब से $100 के नए नोटों की एक गड्ढी निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। फिलहाल ये रख लो, तुम्हारी करेंसी में $10,000 बहुत होते हैं। मैंने खाली हाथ से गड्ढी लपक कर सरसरी नजरों से उसका जायजा लिया। हकीकत यह थी कि इस वक्त मुझे असली और नकली डॉलरों के शनाख्त के बारे में कोई बात मालूम नहीं थी, मगर मैंने इनके साथ अपने जारहाना रवैये का तसलसल बरकरार रखते हुए कहा, अगर ये असली हैं तो वाकई बहुत हैं, तो क्या तुम्हें इन नोटों पर शुबा है? विक्रम ने पहली बार चौंक कर पूछा। मैंने वो गड्डी बेपरवाही से अपनी जेब में डाल ली थी, मगर मेरे तबसरे ने विक्रम को मुस्तरिब कर दिया था। मैंने कहा, नए दोस्त और नए नोट पर आजमाए बगैर एतबार नहीं किया जा सकता। 2-4 नोट करेंसी डीलरों में चल गए तो भरोसा हो जाएगा। तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी गड्डियां होंगी, तुम्हें इससे दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। विक्रम को मेरा वो सवाल नागवार गुजरा। तुम्हारे माली वसाइल के बारे में मालूम होना जरूरी है। तुम परदेसी हो, अपना काम निकाल कर गायब हो गए तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? मेरी तो रोजी ही यही है। बख्शील तुम्हें बता सकता है कि हमारी एक बड़ी रकम हाजी दिल मुराद के पास महफूज है। विक्रम ने तुर्शी से कहा, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अपनी फौरी जरूरियात के लिए भी हमारी जेबें भरी हुई हैं। यह ठीक कह रहा है, बख्शील ने भराई हुई आवाज में कहा। इन दोनों की तलाशी लेते हुए मैंने कई सख्त गड्डियां महसूस की थी। कोई और झगड़ा खड़ा ना हुआ तो तुम्हारी रकम तुम्हें जरूर मिलेगी। इस छोटे से घर में कोई और भी हमारी बातें सुन रहा होगा। राजेंद्र राजदाना लहजे में पहली मर्तबा गुफ्तगू में दखल अंदाज होते हुए कहा, हमें यहाँ से चलने की फिक्र करनी चाहिए। मसालत हो गई है तो बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। राजन की वो बात माकूलियत पर मबनी थी। मैं मुफाहमाना अंदाज में सर हिलाते उठ गया। अब हमारे हथियार वापस मिल जाने चाहिए। विक्रम ने कुर्सी छोड़कर कहा, फिक्र मत करो, ठिकाने पर पहुंचकर सब कुछ हो जाएगा। मैंने हाथ बढ़ाकर रिवाल्वर और खंजर बख्शील से अपनी तहवील में ले दिए। हालात एक पुरपेच करवट लेने के बाद बज़ाहिर, मगर मुझे यकायक महसूस हो रहा था कि इन दोनों को यहां से निकाल ले जाने के लिए मैंने इन तनहार रेशम वक्त के घर आकर सख्त गलती की थी। मेरे मुकाबले में वो दोनों मिलकर भारी पड़ सकते थे। सबसे बड़ा खतरा था कि गाड़ी चलाते हुए मैं पूरी तरह इनके रहमो करम पर होता। वो किसी शरारत पर तुल जाते तो मैं जरा सी भी मुजाहमत नहीं कर सकता था। राजन या विक्रम ने हथियारों की वापसी पर इसरार नहीं किया। बख्शील के पीछे हम तीनों इस कमरे से गली में निकल आए। इस वक्त तक लियारी नदी के मुतवाजी दौड़ने वाली मिर्जा आदम खान रोड पर भांत भांत की गाड़ियों, बसों, ट्रकों और गदा गाड़ियों का मिला जुला बेतरतीब सैलाब रवां हो चुका था। मेरी गाड़ी एक खांचे में होने के बावजूद ट्रैफिक की रवानी में रुकावट डाल रही थी, लेकिन वहां किसी को इस पर एतराज नहीं था। जहां हर शख्स ज़ाब्तों की खुली खिलाफवर्जी करके मनमानी करने पर तुला रहता हो, वहां दूसरों की बेअतदालियों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। जिसका जहां जोर चलता है वो अपना उल्लू सीधा कर लेता है। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए मैं मुसलसल अपने अकेलेपन की तशवीश में उलझा रहा। गाड़ी के करीब पहुंचने से चंद कदम पहले मैंने अचानक की जेब से चाबी निकालकर विक्रम की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? उसने मुझसे जबजब अंदाज में मेरे हाथ से चाबी लेते हुए पूछा। गाड़ी तुम चलाओगे? मैंने कार की छत पर हाथ रखकर नरमी से कहा। राजन तुम्हारे साथ बैठेगा। यह ज्यादती है, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। विक्रम ने एहतजाज किया। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। मैंने उससे पुचकार कर कहा, यह आखिरी कड़वा घूंट है। ठिकाने पर पहुंचने के बाद जरा सी बातें हो जाएं, फिर मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे। यहाँ भीड़ भाड़ में बहस न करो, वरना बहुत से लोग तमाशा देखने के लिए रुक जाएंगे। उसने शिकायती नजरों से मुझे घूरा। मैंने मुस्कुराकर उसे आंख मारी और वह बख्शील से हाथ मिलाकर मुकफ्फिल दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट में धंस गया। राजन मजबूरन उसके बराबर वाली निशिस्त पर जा बैठा। मैंने पुरतपाक अंदाज में बख्शील से हाथ मिला। इस मुलाकात का अंजाम हस्बे मंचा होने पर उसकी जान में जान आ चुकी थी। किधर जाना है? विक्रम ने इंजन स्टार्ट करके इस पर अपना गुस्सा उतारते हुए पूछा। जिधर गाड़ी का रुख है इसी तरफ चल पड़ो, आगे मैं रास्ता बताता जाऊंगा। तुम्हारे मन में कोई खोट है जब भी तुम हम पर भरोसा नहीं कर रहे? गाड़ी हरकत में आने पर राजन ने भराई हुई आवाज में कहा, यह भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई खंडत नहीं। राजन, विक्रम के होंठों से फुनकारती हुई तेज आवाज गूंजी। तुम फिर हिंदी अल्फाज बोल रहे हो। अब तुमने ये गलती की तो मैं तुम्हें जुबान से नहीं समझाऊंगा। तुम्हारी यह हरकत हमारी गर्दनें कटवा देगी। सॉरी विक्रम। राजन की आवाज से नदामत मुतरशी थी। तनाई मिलते ही मैं जरा सा बेफिक्र हो जाता हूँ। विक्रम ठीक कह रहा है, मैंने उनकी बातों में दखल देते हुए कहा। यह सलामती के साथ रहना चाहते हो तो ख्वाब में भी हिंदी में ना बुड़बुड़ाना। यहाँ सिर्फ जुबान से तुम पहचाने जा सकते हो। तुम्हारी तरफ से आने वाले घुस बैठियों से यहाँ किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती। हम नफरतों के इसी समंदर को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। विक्रम पीछे मुड़े बगैर पुरख्याल आवाज में कहने लगा। हम पहले एक ही थे, फिर बंटवारा हो गया। अब भी हमारी सरहदें मिली हुई हैं, लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। लीडरों ने इस तरफ नफरत की आग भड़काई हुई है।
आपस की दुश्मनी में हम खुद को तबाह किए जा रहे हैं और हमारी जग हसाई हो रही है। साइंस की तरक्की के साथ सारी दुनिया में फासले मिट रहे हैं। दूर दराज के मुल्क सिमट कर एक गांव के रूप में ढलते जा रहे हैं और हम हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर आमादा नहीं है। नफरत के समंदर को तुम्हारे रिवाल्वर की गोलियों और खंजर की धार से तो नहीं पाटा जा सकता। मेरे का ये काम करने के मामूली औजार हैं, इनकी बात मत करो। ये सोचो कि क्या हम सब एक दूसरे के एटम बमों और मजाइलों का ईंधन बनने के लिए पैदा किए गए? ओह, तो तुम दिल मुराद को इतनी सी बात समझाने के लिए यहां तक तोड़े आए हो। मजाक उड़ाने के बजाय मेरी बात की रूह को समझने की कोशिश करो। इस अजाब से बचने की एक ही सूरत है कि हम एक दूसरे की मौलिक तनसीबात और ज़खीरागाहों को नेस्तो नाबूद कर दें, इन्हें सफाई हस्ती से मिटा दें, ताकि हम नहीं तो हमारे बच्चे सुख चैन और दोस्ती के माहौल में अपनी जिंदगियां गुजार सकें। तुम्हारा ख्याल है कि ऐसी किसी जंग में हमारे बच्चे अच्छा मुस्तकबिल देखने के लिए जिंदा बच सकेंगे? जंग की बात कौन कर रहा है? राजन ने तहय्युर ज़दा लहजे में सवाल करके मुझे चकरा दिया। जंग के बगैर एक दूसरे की दिफाई तैयारियों को कैसे बर्बाद किया जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोनों तरफ जंगी देवताओं के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए हैं। बनाने वाले हाथ अपने बुतों को खुद कभी नहीं गिराया करते, इसके लिए दूसरों को आगे आना पड़ता है। ये मालूमात का दौर है। हर मुल्क के सीक्रेट एजेंट दोस्त या दुश्मन की तमीज के बगैर दूसरे मुल्कों में दिन रात मालूमात हासिल करते रहते हैं। जिस तरह हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं, इसी तरह इस वक्त बेतेरे पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट भारत में काम कर रहे होंगे। ये दर्दमंद शहरियों का फर्ज है कि वो इनका साथ दें। हम यहाँ तुम्हारे बुत गिरा देंगे और तुम्हारे एजेंट खामोशी से हमारे हर जंगी सोमनाथ को गिरा देंगे। इस तरह किसी पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, कोई खून खराबा नहीं होगा। ये जहरीले दांत टूट जाएंगे तो फिर हमारी जमीनों पर अमन और खुशहाली का एक नया सूरज चकमकाएगा। हम यही मिशन लेकर अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ आए हैं।